साल 2012 दिल्ली में कुछ ऐसा हुआ जिसने सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। कहने को तो ये एक घटना थी, पर यह महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई में एक बहुत बड़ा, एक ग्लोबल टर्निंग पॉइंट बन गई। आज हम उसी केस की बात करेंगे जिसने बहुत कुछ, सब कुछ बदल दिया। जरा इन शब्दों को सुनिए। मेरी बेटी ने कुछ गलत नहीं किया, उसने अपनी रक्षा करते हुए जान दी। मुझे उस पर गर्व है। दर्द और गर्व दोनों महसूस होते हैं, है ना? ये शब्द हैं ज्योति सिंह के पिता के, और यही शब्द इस पूरी कहानी की हिम्मत और गरिमा को बयां करते हैं। तो चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। इस कहानी के केंद्र में थी ज्योति सिंह। जानते हैं आखिर उस रात हुआ क्या था? देखिए, ज्योति कोई स्टैटिस्टिक नहीं थी, वो एक जीती जागती इंसान थी। एक 22 साल की फिजियोथेरेपी इंटर्न जिसके अपने सपने थे। वो अपना क्लिनिक खोलना चाहती थी। एक आम लोअर मिडिल क्लास परिवार से थी। उनके पिता एयरपोर्ट पर काम करते थे और अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए डबल डबल शिफ्ट लगाते थे, बस इसलिए ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। ये उस रात की कहानी है, एक टाइमलाइन। रात के करीब 9:30 ज्योति और उनका दोस्त एक फिल्म देखकर एक प्राइवेट बस में चढ़े। पर वो बस नहीं, एक जाल थी। बस का रास्ता बदल दिया गया, दरवाजे बंद हो गए, उनके दोस्त को लोहे की रॉड से मारकर बेहोश कर दिया गया, और फिर ज्योति के साथ 6 लोगों ने 1 घंटे से भी ज्यादा बेहद क्रूरता की। रात 11 बजे दोनों को चलती बस से सड़क पर फेंक दिया गया। 13 दिन वो जिंदगी के लिए लड़ी, पर आखिर में सिंगापुर के एक हॉस्पिटल में उनकी मौत हो गई। अब देखिए, भारत में कानून है कि रेप विक्टिम का नाम पब्लिक नहीं किया जा सकता। इसीलिए मीडिया ने ज्योति को एक नाम दिया, निर्भया, मतलब जिसे कोई डर ना हो, अ फियरलेस वन। और ये नाम ये सिर्फ एक नाम नहीं रहा, ये सेक्सुअल वायलेंस के खिलाफ एक पूरे आंदोलन का, एक रेजिस्टेंस का सिंबल बन गया। इस हैवानियत के बाद जो हुआ वो इंडिया ने पहले कभी नहीं देखा था। ऐसा लगा जैसे पूरा देश एक गहरी नींद से जाग गया हो। चलिए देखते हैं कि कैसे इस एक क्राइम ने पूरे देश में विरोध की एक आग सी लगा दी। दिल्ली की सड़कों पर एक अजीब सा मंजर था। एक तरफ हजारों लाखों लोग, स्टूडेंट्स, आम नागरिक सड़कों पर थे। उनकी मांगें सीधी थीं, न्याय, सख्त कानून और महिलाओं के लिए सुरक्षा। और दूसरी तरफ थी सरकारी प्रतिक्रिया, वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज। एक तरफ आवाज थी, दूसरी तरफ उसे दबाने की कोशिश। और ये आग सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं रही। नई दिल्ली में इंडिया गेट से लेकर बैंगलोर, कोलकाता, मुंबई, हर बड़े शहर में प्रदर्शन फैल गए। ये एक अभूतपूर्व विद्रोह था। इतना ही नहीं, ऑनलाइन भी प्रोटेस्ट शुरू हो गए। लोगों ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर्स काली कर दी। इस आंदोलन की गूंज भारत के बाहर भी गई। नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी लोगों ने एकजुटता दिखाई। इस बात से अंदाजा लगाइए कि लोग बदलाव के लिए कितने बेताब थे। सरकार ने जस्टिस वर्मा कमेटी बनाई ताकि कानूनों में सुधार के लिए सिफारिशें ली जा सकें। और आपको पता है उस कमेटी को कितने सुझाव मिले? 80,000, 80,000 पब्लिक सजेशंस। ये दिखाता है कि आम नागरिक इस लड़ाई में कितना जुड़ चुका था। सड़कों पर जो गुस्सा था, उसका दबाव सीधा सिस्टम पे पड़ा। अब बारी थी देश के लीगल सिस्टम की। एक ऐसा ट्रायल शुरू हुआ जिसने पूरे देश की न्याय व्यवस्था को कसौटी पर खड़ा कर दिया। तो देखिए हुआ क्या। सबसे पहले पुलिस ने बहुत तेजी दिखाई और कुछ ही दिनों में सभी 6 आरोपियों को पकड़ लिया। फिर उन पर रेप, मर्डर, किडनैपिंग जैसे गंभीर चार्जेस लगे। पब्लिक प्रेशर इतना ज्यादा था कि केस की सुनवाई के लिए एक स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया। लेकिन ट्रायल के पूरा होने से पहले ही जो मुख्य आरोपी था, राम सिंह, वो पुलिस कस्टडी में मर गया। कहा गया कि उसने सुसाइड किया है। खैर, आखिरकार फैसला आया। जो 4 बालिग दोषी थे उन्हें मौत की सजा सुनाई गई और 20 मार्च 2020 को उन्हें फांसी दे दी गई। एक आरोपी जो नाबालिग था, जुवेनाइल था, उसे कानून के हिसाब से सबसे बड़ी सजा मिली, जो थी 3 साल एक सुधार गृह में। कोर्ट ने तो अपना फैसला सुना दिया, पर क्या दोषियों की सोच बदली? जरा ये सुनिए। सजाए मौत पाने वाले एक दोषी मुकेश सिंह ने कहा था, एक अच्छी लड़की रात के 9 बजे बाहर नहीं घूमती। रेप के लिए लड़के से ज्यादा लड़की जिम्मेदार होती है। ये शब्द, ये उसकी बेशर्मी दिखाते हैं, और ये ठीक वही मानसिकता है जिसके खिलाफ पूरा देश सड़क पर उतरा था। कोर्ट ने भी इस केस की भयावहता को माना। जज ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर, यानी दुर्लभ से दुर्लभतम केस कहा। उनके शब्द थे कि इस घटना ने भारत की सामूहिक चेतना को झकझोर दिया है और इसी वजह से मौत की सजा को सही ठहराया गया।
इस पूरे आंदोलन का एक बहुत बड़ा और स्थायी असर पड़ा हमारे देश के कानूनों पर। चलिए अब ये देखते हैं कि जनता के इस गुस्से ने कैसे ऐतिहासिक कानूनी बदलावों को जन्म दिया। तो 2013 में आया क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट। इसके तहत कई बड़े बदलाव हुए। पहली बात, रेप की कानूनी परिभाषा का दायरा बढ़ाया गया। दूसरी, एसिड अटैक, स्टॉकिंग यानी पीछा करना और वॉयरिज्म जैसे अपराधों को भी इसमें शामिल किया गया। गैंग रेप के लिए कम से कम 20 साल की सजा तय की गई और ऐसे मामलों में मौत की सजा का भी प्रावधान किया गया जहां विक्टिम की मौत हो जाए या वो वेजिटेटिव स्टेट में चली जाए। एक और बहुत बड़ा बदलाव आया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, क्योंकि इस केस में एक दोषी नाबालिग था तो लोगों में, खासकर ज्योति के परिवार में, बहुत गुस्सा था। मांग उठी कि 16 से 18 साल के वो किशोर जो इतने घिनौने अपराध करते हैं उन पर भी बड़ों की तरह ही केस चलना चाहिए, और 2015 में ये कानून भी बदल दिया गया। अब ये जो बदलाव हुए ये किसी एक वजह से नहीं हुए, इसमें कई ताकतों का हाथ था। जैसा कि हम देख सकते हैं, जस्टिस वर्मा कमेटी की सिफारिशों का एक बड़ा रोल था। फिर जनता का जो प्रोटेस्ट था उसका भी जबरदस्त दबाव था। साथ ही पॉलिटिकल प्रेशर और मीडिया की लगातार स्क्रूटनी, इन सब ने मिलकर इन नए कानूनों को बनाने में मदद की। तो कानून तो बन गए, पर सवाल यह है कि क्या जमीन पर हालात बदले? अब बात करते हैं इस केस की विरासत की और उन चुनौतियों की जो आज भी हमारे सामने खड़ी हैं। ये एक अधूरी लड़ाई है। एक पॉजिटिव चेंज जरूर देखने को मिला। 2012 के बाद रेप और मोलेस्टेशन जैसे क्राइम को रिपोर्ट करने वालों की संख्या बढ़ गई। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अचानक से क्राइम बढ़ गए, नहीं, इसका मतलब ये था कि अब महिलाएं चुप नहीं बैठ रही थीं। वो कलंक के डर को तोड़कर आगे आकर केस दर्ज करा रही थीं। सरकार ने एक निर्भया फंड भी बनाया था जिसका मकसद था महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करना। आइडिया तो बहुत अच्छा था, पर इसके इस्तेमाल पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। ये फंड कितना और कैसे इस्तेमाल हुआ, ये आज भी एक बहस का मुद्दा है। और सच तो ये है कि चुनौतियां आज भी बहुत बड़ी हैं। हमारा लीगल सिस्टम आज भी बहुत धीमा है, केस सालों साल चलते हैं। समाज में आज भी विक्टिम ब्लेमिंग की सोच जिंदा है। पब्लिक स्पेस आज भी महिलाओं के लिए पूरी तरह से सेफ नहीं माने जाते, और वो जो गहरी जड़ें जमाए हुए पितृसत्तात्मक सोच है, उससे लड़ाई तो आज भी जारी है। और इस पूरी कहानी को ज्योति के पिता के इन शब्दों पर रोकते हैं जो उन्होंने हमले के 2 साल बाद कहे थे। 16 दिसंबर 2012 के बाद से भारत में कुछ भी नहीं बदला है। सभी वादे खोखले निकले हैं। ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि कानूनों के बदलने के बावजूद उस परिवार के लिए जमीनी हकीकत कितनी निराश करने वाली थी। तो सवाल आखिर में वहीं आके खड़ा हो जाता है, कानून बदल गए हैं, लेकिन क्या समाज बदला है? इस केस ने एक चिंगारी तो जलाई थी, इसमें कोई शक नहीं, पर एक सुरक्षित भारत बनाने की वो लड़ाई, वो आज भी जारी है।